आपको पता ही होगा कि कल के दिन सुबह 8 बजे कश्मीर के एक पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें करीब 9 लोग मारे गए। इसकी सीसीटीवी फुटेज आनी शुरू हो गई है। जिस पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। आसपास की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, दूसरी गाड़ियां सब धमाके में तबाह हो गईं। सबसे पहले इसमें मारे गए लोग और करीब 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली ब्लास्ट की यही चेन थी, यानी फरीदाबाद से पुलिस द्वारा जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट यही रखा गया था। वहीं से धमाका हुआ, यानी पुलिस की लापरवाही, यानी पुलिस ने उसे ठीक से हैंडल नहीं किया और उसकी वजह से धमाका हुआ, ऐसा कश्मीर के डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बात यही रहने दीजिए। हमें समझना होगा कि जैशिन मोहम्मद इसी पुलिस स्टेशन के आसपास था। इस दीवार पर पोस्टर चिपकाएं। अगर हम इसे पोस्टल कहें तो उस पोस्ट को देखकर ही पता चलता है कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है। विस्फोट का सुराग मिलने के बाद आगे की जांच की गई और बाद में सब कुछ सामने आया। यानी उमर नबी नाम का एक डॉक्टर, जो फरीदाबाद की अल्फहा अस्पताल का डॉक्टर है, और वह लगभग 32 डॉक्टरों के साथ इस रडार पर है, जिनमें से कुछ मलयाली है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़ी जांच केरल तक बढ़ा दी गई है। एनआईए कई जगहों पर गई है और कई लोगों पर नजर रख रही है। यानी दूसरी तरफ हमारे पास भारत के लगभग 2 सेवानिवृत्त मेजर जनरल है। उन्होंने इस पुलिस स्टेशन विस्फोट, दिल्ली विस्फोट के संबंध में उनके हवाले से और इंडिया टुडे साप्ताहिक वेबसाइट पर दिए गए बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। इसका मतलब है कि यह एक पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क है। उनकी मदद से ही इसी तरह का ऑपरेशन किया गया था। यानी जो लोग वहां से आए थे और वही प्रशिक्षित हुए थे, यह उन लोगों के साथ मिलकर किया गया था जिन्हें आर्थिक मदद मिली थी। भारत में इस धमाके की संभावना ज्यादा है। ये दोनों मेजर जनरल ही ये बयान दे रहे हैं। ये विशेषज्ञ और सुशिक्षित हैं। उन्होंने भारत के कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में गंभीरता से हिस्सा लिया है। अब जैसा कि मैंने पहले एक बातचीत में कहा था, इस बात से इस संबंध को समझिए। पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में प्रवीण सानी का जिक्र है। कुछ और रिपोर्ट्स में तो भारतीय विशेषज्ञों ने भी यही कहना शुरू कर दिया है। वैश्विक युद्ध विशेषज्ञ और संघर्ष आतंक विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह युद्ध कई मोर्चों पर खुलेआम और व्यापक रूप से लड़ा जाएगा। इस तरह वे आगे बढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट पर है, तो उससे पहले पूरे भारत में धमाका होगा। लोगों को डराने के लिए, सुरक्षा एजेंसियों को डराने के लिए, भारतीय सेना को डराने के लिए, हर जगह इसी तरह के धमाके करवाने के लिए, भारत पर शासन कर रहे भारतीय प्रशासन को डराने के लिए। इस धमाके और इसी तरह के सफेद पोश आतंक का बस यही मतलब है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समाज में जब ऐसा सफेद पोश आतंक आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, समुदाय के उच्च वर्ग के लोग, खासकर जब कट्टरपंथी इस्लाम की बात आती है, तो आम लोग, यानी जो आम मुस्लिम समुदाय में है, कौन सोचेगा कि ये डॉक्टर इतने उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं। जब ऐसा धमाका कट्टरपंथी इस्लाम के लिए भी खड़ा है, जब ये भारत को नष्ट करने के लिए खड़ा है, तो एक आम मुस्लिम आस्तिक उनके साथ क्यों नहीं जुड़ सकता? यह भी संदेश फैलाने का एक संभावित विकल्प है। अगर ये डॉक्टरों का गिरोह है, तो ये सफेद पोश गिरोह, यानी जो समुदाय के उच्च वर्ग के लोग हैं, इसी तरह की साजिशें और कार्यक्रम अपना प्रभाव डालते रहेंगे। लेकिन मैं इस विषय पर और कुछ कहूंगा। क्या मतलब है? पाकिस्तान पूर्ण युद्ध की ओर क्यों बढ़ रहा है और उसका उद्देश्य क्या है? यानी यह समझ लीजिए कि यह सिर्फ पाकिस्तान का कार्यक्रम नहीं है। इसके पीछे चीन नाम का एक देश हर तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वे जानते हैं कि भारत के साथ पारंपरिक युद्ध करके और टकराव करके पाकिस्तान यहां जीत नहीं सकता, लेकिन चीन नाम का देश भारत को तभी तबाह कर सकता है जब वह उसकी आर्थिक निगरानी, उस देश के पास एक तरीका है जिसका वह वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल करना चाहता रहे। इसका एक अहम पहलू यह है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश अमेरिका है। चीन, यूक्रेन, रूस के पहले, रूस दूसरे नंबर पर है। उस युद्ध के बाद आपको समझना चाहिए कि एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि रूसी हथियारों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही है, क्योंकि सही मायने में कहे तो इस युद्ध के संदर्भ में उनकी दक्षता और इस्तेमाल कई मायनों में कारगर नहीं है। इसीलिए वे ईरान और दूसरे देशों से ड्रोन खरीद रहे हैं, वे मिसाइलें खरीद रहे हैं और उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं। यही अहम बात है।
फिर वे वहां एक बड़ा बाजार खोल रहे हैं। चीन को इस बाजार में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन जब हथियारों की बात आती है तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए चीन के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वे सीधे तौर पर कहीं युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर सीधा युद्ध कहीं चला गया तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा। इसलिए वे पाकिस्तान के साथ सभी तरीकों का उपयोग करके भारत पर हमला करेंगे और अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इन हथियारों को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर बाजार में लाया जाएगा। यही उनका लक्ष्य है। इसके लिए भारत को हर तरह से उकसावे की कार्रवाई और पाकिस्तान की ओर से बड़े हमले की भी उम्मीद की जा सकती है। यानी मैं जो कह रहा हूं उसके अनुसार दिसंबर 2025 से पहले भी ऐसा होने की संभावना है। एक बात हमें समझने की जरूरत है, एसीओ शिखर सम्मेलन के बाद और उससे भी पहले यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के J-10 कहे जाने वाले उनके विमान पाकिस्तान के नहीं बल्कि चीन के, साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अन्य हथियारों, अन्य बमों और मिसाइलों की वैश्विक मांग बढ़ गई है। अमेरिका ने हथियारों पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिनका दूसरे देश सामना नहीं कर सकते, यानी बाजार पर कब्जा करके वैश्विक स्तर पर पहुंचना। भू राजनीतिक संघर्षों में रूसी और चीनी हथियार गायब हो रहे हैं। अगले 3-4 सालों में रूसी हथियार गायब हो जाएंगे क्योंकि दूसरे देश उन्हें नहीं खरीदेंगे। हथियारों की प्रभावशीलता वैश्विक स्तर पर दिखाई जाती है। इसके बाद वे अमेरिका को हराने के लिए एक बाजार तैयार करेंगे और उसके साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था, हालांकि उनके हथियारों के बाजार को भी वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकृति मिलेगी। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी गुप्त रणनीति भी है। इसी के तहत वे पाकिस्तान को तैयार कर रहे हैं और भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यानी यह समझ लीजिए कि वैश्विक स्तर पर चाहे कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध के पीछे एक बड़ा व्यापार होता है। यानी शुरुआत में यह दूसरे मुद्दों के नाम पर शुरू होता है, फिर अगर वह युद्ध और वे तनाव हमेशा बना रहे तो ही कोई तीसरा पक्ष बाजार और वैश्विक मांग वाले सामान का उत्पादन कर सकता है, उसे बाजार में प्रदर्शित कर सकता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है और उसे बेच सकता है। इसलिए मैं इन हथियारों से जुड़े कई एक्सपो में गया हूं। इसलिए जब मैं एक्सपो में विभिन्न आयोजनों, साहित्य, वीडियो आदि को देखता हूं तो इसका उपयोग कहाँ किया गया है, यानी किसी हथियार का सफलतापूर्वक उपयोग कहाँ किया गया है और उसके आधार पर आगे के ऑर्डर आएंगे। यानी वैश्विक भू संघर्ष में हथियारों की बड़ी मांग है। यह जरूरी है कि जो देश इसका उत्पादन करते हैं उनकी वैश्विक मांग हो, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल कई देश और कई संघर्ष करेंगे। जब कोई देश यानी जो देश इसका उत्पादन करता है कोई बड़ा सौदा करता है, कोई बड़ी बिक्री करता है, कोई बड़ा कारोबार करता है, अगर आपका मतलब अमेरिका से है, उन हथियारों के निर्माता वैश्विक स्तर पर एक भयानक है, क्योंकि यह एक बड़ा सौदा है, एक बड़ी बात है, एक घटना है, एक निर्माण घटना है, एक आपूर्ति घटना है, सब कुछ है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। मैं यह कहने आया हूं कि पूरा भारत इसी तरह के विस्फोट और तनाव पैदा हो रही है और फिर पाकिस्तान के साथ हमला हो, यही उनका इरादा है। मुझे एक बात कहनी है, जब पाकिस्तान ऐसी कोई और कोशिश करेगा तो भारत एक बात तय करेगा, अगर कुछ नहीं होता तो भारत को पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, वह वहां जाकर किसी खास जगह पर बमबारी करके उसे तबाह कर सकता है। अमेरिका की बात मत सुनो, भारत का बस इसी में हित है। इसमें जो आखिरी अहम बात कही गई है वह यह है कि भारत अब हर कोई जानता है कि सत्ता में मोदी का राजनीतिक समर्थन बहुत ज्यादा है। इसी तरह मोदी भारत में एक बेहद लोकप्रिय नेता है और उनका एक राजनीतिक आधार है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भारत की वृद्धि और आर्थिक विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। चीन ही समस्या पैदा कर रहा है क्योंकि उसके अंदर चीनी बाजार गिरने लगेगा। चीन की यही चाहत है कि भारत में तनाव पैदा किया जाए और किसी तरह मोदी को अस्थिर किया जाए, यानी भारतीय प्रशासन को अस्थिर किया जाए। मुझे इस वीडियो के अंत में कहना होगा कि पाकिस्तान इसके लिए उन्हें एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।